viewers, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about to the how to make the positioning of the patient for measurement by the goniometer. तो जब भी गोनियोमीटर की हेल्प से आप रेंज ऑफ मोशन को पेशेंट की मेज़र करते हैं तो उस टाइम आपको किस टाइप की पोजीशनिंग लेनी है जिससे कि उसका एक्चुअल रेंज ऑफ मोशन आ जाए, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, अपर लिम्स का भी एंड लोअर लिम्स का भी। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, वन बाय वन सारे मूवमेंट्स का पोजीशनिंग हम अच्छे समझें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पोजीशनिंग नहीं आती है गोनियोमीटर से मेजरमेंट करने की। तो हम यहाँ डायग्राम से हम समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट के जितने सारे मूवमेंट्स हैं उनकी रेंज ऑफ मोशन को कैसे मेज़र करना है तो वो हम समझते हैं। फर्स्ट हमारा जो मूवमेंट्स है वो शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन मूवमेंट्स। तो जब भी हम फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराते हैं तो उस टाइम जो पोजीशनिंग लेनी होती है वो हमारी सुपाइन पोजीशन होती है। तो पेशेंट जो होगा वो सुपाइन पोजीशन में होगा। आपको पेशेंट से बोलना है कि फ्लेक्शन करो। तो जो शोल्डर जॉइंट का जब वो फ्लेक्शन करता है उसके बाद आपको गोनियोमीटर का प्लेसमेंट करना होता है। तो जो गोनियोमीटर होता है, इसका जो फलक्रम है, ये जो आप जहाँ देख सकते हैं ये इसका फलक्रम हो गया। इस फलक्रम का जो आपको प्लेसमेंट करना है वो आपको एक्रोमियन प्रोसेस के लिटरली करना होता है। एक्रोमियन प्रोसेस के पास आप उसका प्लेसमेंट करेंगे गोनियोमीटर का। एंड ये हमारी हो गई स्टेबल आर्म एंड ये हमारी हो गई मूवेबल आर्म। तो जिस साइड हमारा जो मूवमेंट्स होगा उस साइड आपकी मूवेबल आर्म होगी। स्टेबल आर्म जो होती है वो हमारे पैरेलल होती है मिड एक्सिलरी लाइन के। एंड जो हमारी मूवेबल आर्म होती है वो हमारी ह्यूमरस के मिड लाइन में होती है। ओके, तो इस टाइप की आपको पोजीशनिंग देनी है जिससे जो भी मेजरमेंट आता है वो हमारे 0 to 180 डिग्री एंगल के बीच में मेजरमेंट आएगा। तो जो नॉर्मल मेजरमेंट आता है वो 0 to 180 रेंज होती है पेशेंट की। यदि पेशेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, क्लॉथिंग का रिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो कुछ एरर आ सकता है, इसलिए आपको पोजीशनिंग पे फोकस करना होगा, पेशेंट को स्टेबलाइज करना होगा जिससे कि एरर ना आए। ओके, आपको अवॉइड करना है सारे एरर्स को। और जो भी पोजीशनिंग होती है उसमें जो रेंज ऑफ मोशन है वो वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। कोई पेशेंट जो होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो वो हाईली मूवेबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी ज़्यादा आता है उनका एंगल। कुछ पेशेंट जो होते हैं हाईली फैटी पेशेंट होते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं, तो उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो हो सकता है कि उनका कम आए। तो पेशेंट से वेरी करता है कि जो उसकी रेंज ऑफ मोशन है वो 180 से कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, पर आपको जो फोकस करना है वो कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए आपकी साइड से। ओके, नेक्स्ट जब हम समझते हैं शोल्डर जॉइंट का एक्सटेंशन जब मूवमेंट्स कराते हैं तो उस टाइप जो पोजिशनिंग होती है तो वो हमारी प्रोन पोजिशन में हम एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराते हैं। ओके, तो हम प्रोन पोजीशन में कराएंगे, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में ले जाएंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि आप शोल्डर जॉइंट का एक्सटेंशन कीजिएगा। पर हमेशा याद रखना है पेशेंट से जब भी आप मूवमेंट्स करने को बोलेंगे तो पेशेंट की लैंग्वेज में ही बोलना है, क्योंकि वो मेडिकल लैंग्वेज हमारी नहीं समझेगा। तो आपको पेशेंट से बोलना है हाथ को और ऊपर ले जाओ, पीछे करके ऊपर लेके जाओ। उसके बाद आप गोनियोमीटर का प्लेसमेंट करेंगे। तो जो गोनियोमीटर का फलक्रम है वो उसके एक्रोमियन प्रोसेस पे होगा सेम एज ए फ्लेक्शन में। एंड जो उसकी स्टेबल आर्म है वो हमारी मिड एक्सिलरी लाइन के पैरेलल होगी। एंड जो हमारी मूवेबल आर्म है वो हमारे जो आर्म है आर्म की मिड लाइन में होगी, ह्यूमरस की मिड लाइन में होगी। और जब भी आप हमेशा याद रखना, जब भी आप पेशेंट को मेजरमेंट कर रहे हो गोनियोमीटर के हेल्प से तो आपको उसके सारे प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए एंड नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन आपको पता होना ज़रूरी है। ओके, अब तो इसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो हमारी जस्ट अपोजिट होती है 180 to 0। ओके, तो जब पेशेंट यहाँ से जब एक्सटेंशन करता है तो उसमें जो रेंज आती है बीच की वो हमारी होती है 40 डिग्री के अराउंड। कभी कभी क्या होती है, कुछ पेशेंट हाइपर एक्सटेंशन भी कर जाते हैं तो उनकी जो रेंज होती है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम समझते हैं अबडक्शन मूवमेंट्स के बारे में। तो जो अबडक्शन मूवमेंट्स आप कराएंगे तो उस टाइम जो पेशेंट की पोजिशनिंग होगी वो सुपाइन पोजिशन एंड आपको अबडक्ट कराना है। जब आर्म को आप अबडक्ट कराएंगे उसके बाद आपको फलक्रम का प्लेसमेंट करना है, इस गोनियोमीटर का प्लेस करना है। तो गोनियोमीटर का प्लेसमेंट जो है वो हमारे पेशेंट के एब्डोमेन प्रोसेस पे होगा, पोस्टीरियर पार्ट पे।
पहले क्या था, लेटरल पार्ट पे हमने प्लेस किया था, अब हम करेंगे पोस्टीरियर पार्ट पे प्लेस करेंगे फुलक्रम को। और जो हमारी स्टेबल आर्म है वो हमारे पैरेलल होगी स्टर्नम के, एंड जो हमारी मूवल आर्म है जो कि मूव कर रही है हमारे आर्म के साथ, तो उस मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस होगी। तो ये हमारी पोजिशनिंग होगी पेशेंट की। अब आपको बोलना है पेशेंट से abduct करते जाओ, वो कितना abduction मूवमेंट्स कर पा रहा है, तो वो उसके बीच की जो हम रेंज आएगी उसे हम बोलेंगे एक्चुअल रेंज ऑफ द पेशेंट। मीन्स पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो 0 to 180 डिग्री के बीच में आएगी। और कोई भी एरर होता है, और जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं, तो कुछ एरर आ सकते हैं, तो इसलिए आपको एरर पे फोकस करना, अवॉइड करना है। ऐसे सेम एज हमारा अडक्शन मूवमेंट्स होता है, जस्ट इसके अपोजिट आपको आर्म को यहाँ से अबडक्ट करके लेके जाना है, तो इसके जस्ट अपोजिट रेंज होती है अडक्शन के। नेक्स्ट जो मूवमेंट है इंटरनल रोटेशन और ए मीडियल रोटेशन। तो जो मीडियल रोटेशन वो पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में कराएंगे, और आपको यहाँ पे जब इंटरनल रोटेशन कराते हैं तो आपको एक स्टेबलाइजेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें आर्म पे स्टेबलाइज करना होता है पेशेंट के, कि वहाँ पे हमारी जो आर्म होती है वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाती है। इसलिए आपको जब भी इंटरनल रोटेशन कराना है, वो एज हमारा काउच है उसके जस्ट पास में आके आपको इंटरनल रोटेशन कराना है, जिससे कि कोई भी एरर ना आए। अब यहाँ पे आपको याद रखना है पेशेंट को आप अच्छे से स्टेबलाइज करें। ओके, तो जो हमारा गोनीमीटर होता है उसका प्लेसमेंट जो होता है फुलक्रम होता है ओलिक्रोनिक प्रोसेस के पास, एंड जो हमारी स्टेबल आर्म होती है जस्ट परपेंडिकुलर होती है हमारे फ्लोर से, एंड जो हमारी मूवेबल आर्म होती है वो हमारी मिड लाइन ऑफ द फोर आर्म। ओके, तो ये जो पोजिशनिंग है इसमें जो रेंज आती है पेशेंट की 0 to 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में ही रेंज आती है। तो नॉर्मल जो रेंज ऑफ मोशन है वो 0 to 60 डिग्री है। ओके, अब हम समझते हैं एक्सटर्नल रोटेशन में। तो एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट्स के लिए भी हम सुपाइन पोजीशन लेते हैं। तो ये हम एक सपोर्ट लेते हैं, इसमें हमें एक प्लेंथ का या हमारे काउच का सपोर्ट रहता है हमेशा। यहाँ पे जब एक्सटर्नल रोटेट कराएंगे पेशेंट को, या लेटरल रोटेशन बोलते हैं, तो उसमें जो हमारा फुलक्रम है वो हमारी ऑलिकॉन प्रोसेस पे होगा जस्ट सेम एज ए इंटरनल रोटेशन की तरह। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि हमारी जो रेंज होती है वो एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू द इंटरनल रोटेशन, क्योंकि इंटरनल रोटेशन में हमारे रिस्ट्रिक्शन आने लगता है बोन का, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कम होता है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं एल्बो जॉइंट के मूवमेंट्स। तो एल्बो जॉइंट पे टू टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स। तो जो फ्लेक्शन मूवमेंट्स होता है उसकी जो हम सुपाइन पोजीशन में ही करेंगे, और हमेशा याद रखना है कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। जितना हो सके पेशेंट को लूज क्लॉथिंग करानी चाहिए, और हो सके तो आप उस एरिया पे क्लॉथिंग को हटा भी सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की प्राइवेसी के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जिससे कि एरर ना आए। तो जब हम मूवमेंट्स कराते हैं फ्लेक्शन मूवमेंट्स, तो हम जो गोलियोमीटर का प्लेसमेंट करते हैं वो हम लेटरल इपिकॉन्डाइल पे फुलक्रम का प्लेस करते हैं, एंड जो हमारी स्टेबल आर्म होती है वो जस्ट हमारे एक्रोमिन प्रोसेस मीन्स मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस के होती है, एंड जो हमारी मूवेबल आर्म होती है वो रेडियल स्टोरेड प्रोसेस पे होती है। तो ये हमारी प्रॉपर पोजिशनिंग होती है एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन मूवमेंट में। जब भी आप पेशेंट के मूवमेंट्स करा रहे हो और रेंज को आपको मेज़र करना है, तो पेशेंट की पोजिशनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट समझते हैं एक्सटेंशन। जब भी आप एक्सटेंशन कराएंगे, एल्बो जॉइंट का एक्सटेंशन कराएंगे, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको अंडर द एल्बो जॉइंट आपको और आर्म के एक आपको पिलो का यूज़ करना है, जिससे कि एक्सटेंशन ईजी हो जाए और कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना आए। ओके, क्योंकि एल्बो जॉइंट का एक्सटेंशन हम जब पिलो का यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे एक्सटेंशन हो नहीं पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक पिलो का यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए और मूवमेंट्स को इजी करने के लिए। ओके, तो इसमें हम गोनियोमीटर जो प्लेस करते हैं, फुलक्रम जो हमारा प्लेस होता है वो लेटरल इपिकॉन्डाइल पे होता है। हमारा जो स्टेबल आर्म हो गया वो हमारे एक्रोमिन प्रोसेस मीन मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस पे होता है, एंड जो हमारा मूवल आर्म होता है वो रेडियल स्टोर पर, सेम एज ए हमारे एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन जैसा ही प्लेसमेंट होगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट।
सुपीरियर ओलर जॉइंट पे टू टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, सुपीनेशन एंड प्रोनेशन, जो कि हम सिटिंग पोजीशन में कराते हैं। एक टेबल पे पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में कराएंगे, और एक हम अंडर द फोरआर्म हम एक सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिससे कि मूवमेंट्स में कोई भी एरर ना आए और हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल मेजरमेंट आ जाए। तो ये सिटिंग पोजीशन है। कोई टेबल पे हम पेशेंट को रख सकते हैं, मतलब सिट करा सकते हैं, जिससे कि हम इजी कर सकें। तो सुपीनेशन की जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो 0 to 80 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। सेम ही हमारे प्रोनेशन का होता है। तो बस यहाँ पे पोजिशनिंग में क्या है, सुपीनेशन पोजिशन करेंगे तो जो फल्क्रम प्लेस करते हैं गोनीमीटर का, वो हम स्टॉलर प्रोसेस में, जो अल्लर स्टॉलर प्रोसेस होती है उसके जस्ट मीडियली हम प्लेस करते हैं। और जो ये हमारी हो गई स्टेबल आर्म, ये हमारी हो गई मूवेबल आर्म। तो जो स्टेबल आर्म होती है वो पैरेलल होती है ह्यूमरस के, परपेंडिकुलर होती है हमारे ग्राउंड के। एंड जो हमारी मूवेबल आर्म होती है वो हमारे पैरेलल होती है रिस्ट जॉइंट के, मीन्स बेंटल एस्पेक्ट पे होती है डिस्टल रेडियस के पास, या हम बोल सकते हैं पैरेलल होती है हमारे रिस्ट जॉइंट के। तो यहाँ पे हम सुपीनेशन की रेंज को मेजर कर सकते हैं। एंड सेम एज ए हमारा प्रोनेशन होता है, प्रोनेशन मूवमेंट्स, बस थोड़ा सा इसमें पोजिशनिंग फल्क्रम का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। तो पोजिशनिंग जो रहेगी सिटिंग पोजिशन में ही रहेगा पेशेंट। यहाँ पे भी थोड़ा स्टेबलाइज करना होता है हमें एल्बो जॉइंट पे। एंड जो प्रोनेशन मूवमेंट्स होता है वो हमारे जस्ट थोड़ा सा अपोजिट होता है सुपिनेशन के। जो फल्क्रम का प्लेसमेंट होता है थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पे, कि ये लेटल टू अल्लर स्टोरेज बस इस पे होगा। एंड वहाँ पे क्या था कि हमने बेंटल एस्पेक्ट पे देखा था, बेंटल सरफेस पे प्लेसमेंट क्या था, यहाँ डॉर्सल सरफेस पे करना होता है, इतना ही डिफरेंस होता है। और जो हमारी स्टेबल आर्म है वो हमारे पैरेलल टू ह्यूमरस या परपेंडिकुलर हमारे ग्राउंड की होती है। एंड जो हमारी मूवेबल आर्म है वो डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल रेडियस, ये हमारे रेडियस मीन्स डिस्टल रेडियस या पैरेलल बोल सकते हैं, पैरेलल टू द रिस्ट जॉइंट। तो वहाँ पे हम प्लेस करते हैं। तो ये प्लेसमेंट आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम प्लेसमेंट ही भूल जाते हैं, पोजिशनिंग भूल जाते हैं। तो प्लेसमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लेसमेंट सही है आपका, तो आपकी रेंज ऑफ मोशन जो भी मेज़र किया है आपने, जो भी रेंज आई है वो भी सही होगी। नेक्स्ट अब समझते हैं अल्नार डेविएशन और रेडियल डेविएशन। तो जो हमारा रेडियल डेविएशन और अल्नार डेविएशन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेंज में। जो अल्नार डेविएशन होता है इसकी रेंज हमेशा ज़्यादा होती है रेडियल डेविएशन के कंपैरिजन में। तो अल्नार डेविएशन हम यहाँ पे सुपाइन सॉरी प्रोन पोजीशन में करा रहे पेशेंट को। ये हमारा एक हो गया सर, ये हमारा काउच हो गया, जिसमें पेशेंट को हमने प्रोन पोजीशन में रखा है। ये बस हमारी जो एज है काउच का उससे थोड़ा नीचे हमने थोड़ा सा कर दिया, जिससे कि हम ईजी हम करा सकें मूवमेंट्स को और कोई भी एरर ना आए। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो काउच है उसका लेंथ का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, इसलिए हमने इसके एज पे रखा है, पेशेंट का हैंड को पेश किया। अब उसमें जो हमने गोनीमीटर का प्लेसमेंट किया है तो वो हमने कैपिटेट बोन जो हमारी होती है रिस्ट जॉइंट पे, वहाँ पे प्लेसमेंट किया है। जो हमारी स्टेबल आर्म है वो हमारी लेटल इपिकॉन्डल पे होती जाती है, मीन्स हमारी जो जो फोर आर्म है जो कि बेंटल सॉरी डॉर्सल सरफेस पे वहाँ प्लेस किया है। और जो हमारा मूवेबल आर्म है वो हमारे मिडिल मेटाकार्पल्स पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको प्लेसमेंट इजी का मतलब समझ में आना चाहिए, कि प्लेसमेंट हम जल्दी से जल्दी भूल जाते हैं। अब हम समझते हैं रेडियल डेविएशन के बारे में। जो रेडियल डेविएशन होती है उसका थोड़ा सा रेंज कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बोन है रिस्ट जॉइंट की बोन है वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट करने लगती है। तो हमने जो प्लेसमेंट किया है सेम एज ए कैपिटेट पे हमने फलक्रम को प्लेस किया है। हमारी जो स्टेबल आर्म है वो सेम एज ए लेटल एपिकॉन्डल, एंड जो हमारी मूवेबल आर्म है वो सेम एज हमारे मिडिल का मेटाकार्पल्स है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट सेम है, बस पोजीशनिंग थोड़ा सा चेंज है। ओके, अब हम नेक्स्ट समझते हैं रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट्स के बाद। तो रिस्ट जॉइंट पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स होता है, तो फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे वो हम सिटिंग पोजीशन में कराते हैं। और सिटिंग पोजीशन जो होती है वो सपोर्ट से होते हैं, मीन्स जो हमने हैंड का प्लेसमेंट किया है वहाँ पे एक हमें प्लो या हमें काउच किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट होगा तो इससे क्या होगा कि कोई भी एरर नहीं आएंगे और पेशेंट का हैंड जो है स्टेबलाइज रहेगा। थोड़ा सा आप हैंड को यहाँ पे रेस्टोरेंट के पास स्टेबलाइज भी कर सकते हैं, जिससे कोई भी एरर ना आए। अब जो हमारा फलक्रम है उसे हमने जो प्लेस किया है वो ट्राइक्वेट्रम पे प्लेस करते हैं। उसकी जो रेंज ऑफ मोशन आती है 0 to 80 डिग्री रेंज ऑफ मोशन आती है फ्लेक्शन में, नॉर्मल पर्सन में। तो जो हम मेज़र करते हैं तो उसका जो फलक्रम ट्राइक्वेट्रम पे होगा, स्टेबल आर्म है वो हमारी आल्ना बोन पे होगी, और हमारी जो मोबाइल आर्म होती है वो फिफ्थ मेटाकार्पल्स पे होती है। तो इसलिए आपको ये प्लेसमेंट याद रखना है, दोनों में ही सेम प्लेसमेंट होगा, बस पोजिशनिंग चेंज हो जाएगी।
ओके, यहाँ जो भी रेंज आएगी आप फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराते जाएंगे, जो भी रेंज आएगी उसे आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सटेंशन मूवमेंट्स जब कराएंगे तो एक्सटेंशन मूवमेंट्स भी हम एक काउच की सरफेस पे ही उसकी हेल्प से ही कराते हैं, जिससे कि ईजी मूवमेंट हो जाए और हमारे कोई भी एरर ना आए। तो यहाँ पे ये हम टेबल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, एज कोई भी प्लेंथ का यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद जब हम रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराते हैं तो सेम एज ए प्लेसमेंट होगा हमारा, सेम प्लेसमेंट होगा जैसे कि हमारे फ्लेक्शन मूवमेंट्स में था। बस चेंज क्या आएगा कि हमारी पोजीशनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं लोअर लिम्स का कैसे मेजर करेंगे, क्या पोजीशनिंग होगी और क्या प्लेसमेंट होगा गोनोमीटर्स का। तो फर्स्ट जो हमारा है हिप फ्लेक्शन मूवमेंट्स। तो हिप फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे तो उसमें हम एक स्टार्टिंग पोजीशन समझ लेते हैं और एंडिंग पोजीशन। जब भी पेशेंट आपके पास आया, आपको प्लेस्ड करना है जो गोनियोमीटर, तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन क्या रखनी है। तो यहाँ पे आप जैसे गोनियोमीटर का प्लेसमेंट करेंगे, उसकी जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज आपको मालूम होना चाहिए 0 to 80 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आती है। तो जो फॉलक्रम का प्लेसमेंट करते हैं हम वो ग्रेटर ट्रोकेंटर प्रेस करते हैं। तो हमने ग्रेटर ट्रोकेंटर प्लेस किया एंड जो हमारी स्टेबल आर्म है और मूवेबल आर्म है उसका आपको ध्यान रखना होगा, वो हमारे अलाइन में होना चाहिए, मीन्स जो स्पाइन के लेटरली होना चाहिए। एंड जो हमारा मूवेबल आर्म होता है वो हमारे पैरेलल होता है फीमर बोन के। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी। अब उसके बाद हम जब मूवमेंट्स कराते हैं तो हमारी जो पोजीशनिंग आती है वो ये होती है, तो इसे हम बोलते हैं एंडिंग पोजीशन। जब भी आप हिप का फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे तो ये पोजीशनिंग आएगी, तो इस पोजीशनिंग के साथ आपका जो मूवेबल आर्म है वो भी मूवमेंट्स करेगी। तो वो मूवमेंट्स करेगी तो जो भी हमारी रेंज आती है तो उसे हम बोलते हैं एक्चुअल रेंज ऑफ द पेशेंट। सो जो पेशेंट इसकी रेंज की आएगी वो 0 to 80 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही पोजीशनिंग। तो जो रेंज आएगी वो हमारी 0 to 80 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही आएगी। अब नेक्स्ट हम समझते हैं हिप स्विंग का एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराएंगे। तो जो एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराते हैं हिप का, तो उसमें हम टू टाइप की पोजीशनिंग लेंगे। एक स्टार्टिंग पोजीशन जिसमें आपको पेशेंट को पोजीशनिंग देनी है, उसके बाद एक गोनीमीटर को प्लेस करना है, उसके बाद हम एंडिंग पोजीशन देखेंगे। तो जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है एक्सटेंशन मूवमेंट्स की, वो हमारी 0 to 135 डिग्री और 145 डिग्री एंगल के बीच में रेंज होती है। तो एक्सटेंशन मूवमेंट्स होगा वो हमारे प्रोन पोजिशनिंग में होगा। तो आप प्रोन पोजीशन पेशेंट को कराएंगे, उसके बाद ही आपको प्लेसमेंट करना है गोनियोमीटर का। तो जो गोनियोमीटर का प्लेसमेंट आपको करना है वो हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे प्लेस करेंगे फॉलक्रम को। एंड जो हमारा स्टेबल आर्म होता है, मूवेबल आर्म, स्टेबल आर्म पे फोकस करेंगे, वो कि हमारे पैरेलल होना चाहिए ट्रंक के, और जो हमारा मूवेबल आर्म होता है वो हमारे पैरेलल होना चाहिए फीमर के। उसके बाद आप मूवमेंट्स करने को बोलेंगे पेशेंट को कि आप जितना ज़्यादा हो सके मूवमेंट्स करेगा। तो जो पेशेंट मूवमेंट्स करेगा उसके साथ साथ हमारा जो मूवेबल आर्म है वो भी मूव करेगा। जब मूवेबल आर्म मूव करेगा तो उसके बीच की जो भी रेंज आएगी वो आपको नोट डाउन कर लेनी है, और उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कितना रेंज का डिफ्रेंशिएट पेशेंट में आया है, 0 to 135 डिग्री एंगल और 145 एंगल। ओके, तो ये हमारा हो गया हिप एक्सटेंशन मूवमेंट्स का मेजरमेंट। अब हम नेक्स्ट समझते हैं हिप का एडक्शन एबडक्शन मूवमेंट्स कराएंगे। तो जब भी आप एडक्शन एबडक्शन मूवमेंट्स कराएंगे तो याद रखना है कि जो पेशेंट का क्लॉथिंग है वो लूज होना चाहिए, क्योंकि लूज होगा तो इससे हमारी जो मेज़रमेंट है वो क्लियर आएगा, वरना कोई एरर हो सकता है क्लॉथिंग की वजह से। तो जो हमारा पोजीशनिंग है वो सुपाइन पोजीशन होगा। उसके बाद हम फोकस करें कि हमारा जो गोनियोमीटर है उसका फलक्रम हम कहाँ पे प्लेस करना है। तो जो फलक्रम प्लेसमेंट करते हैं वो हम ASIS पे करते हैं, मीन्स एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे प्लेसमेंट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो स्टेबल आर्म है वो कहाँ होना चाहिए। तो जो स्टेबल आर्म होता है वो हमारी एक इमेजिनरी लाइन बनती है ESIS और इस सेकंड EIS। तो इन दोनों के बीच में जो इमेजिनरी लाइन होती है जस्ट उसके पैरेलल हमारा स्टेबल आर्म होना चाहिए। एंड जो मूवेबल आर्म होता है वो सेम एज ए हमारे मिड लाइन ऑफ द फीमर के होना चाहिए। उसके बाद जब हम क्या करते हैं कि आप पेशेंट को बोलेंगे कि आपको मूवमेंट्स करना है, तो जब वो एब्डक्शन मूवमेंट्स करेगा उसकी में जो भी रेंज आती है उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। और ये हमारा होता है कि हिप एब्डक्शन मूवमेंट्स। अब जस्ट इसका अपोजिट होगा हिप एडक्शन मूवमेंट्स। तो जो हिप एडक्शन मूवमेंट्स होती है उसकी रेंज जो होती है वो बहुत कम आती है, क्योंकि हमारा जो सेकंड लेग होता है उससे थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन मिलने लगता है और रिस्ट्रिक्शन होने लगता है, इसलिए एडक्शन की जो रेंज होती है वो कम आती है। तो जो हमें प्लेसमेंट करना है फलक्रम का वो सेम एज है हमारे एबडक्शन मूवमेंट्स का, मीन्स ASIS पे करना है। और जो हमारी स्टेबल आर्म होगी वो हमारी पैरेलल होगी हमारी ASIS की इमेजिनरी लाइन से, और जो हमारी मूवेबल आर्म होगी वो हमारे पैरेलल होगी फीमर के। तो ये दोनों सेम होते हैं, बस पोजिशनिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसलिए हमारी रेंज में भी डिफरेंशिएट आ जाता है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं
इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में। तो हिप जॉइंट का जब इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कराएंगे तो हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लेंगे। क्या होता है कि हम जब सुपाइन पोजीशन में कराते हैं तो वहाँ पे कुछ हमारे एरर आते हैं, जैसे कि एक्चुअल रेंज हमें नहीं मिल पाती। तो आपको सिटिंग पोजीशन में कराना, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में एक टेबल पे आपको पेशेंट को सिट कराना है, जिससे कि आपकी जो रेंज है वो एक्चुअल आ जाए और क्लॉथिंग जो है वो रिस्ट्रिक्शन ना करे। ओके, तो हमारे जो प्लेसमेंट सबसे पहले हम देखते हैं हिप का इंटरनल रोटेशन कराएंगे। तो यहाँ पे आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, क्योंकि इंटरनल रोटेशन जो होता है वो बाहर की ओर होता है, क्योंकि हम जब इंटरनल रोटेट कराते हैं तो हमारे जो फीमर बोन होता है, मीन्स जो फीमर का हेड होता है वो हमारा इंटरनली रोटेट होता है और हमारा जो नी जॉइंट है वो हमारा एक्सटर्नली होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब इंटरनल रोटेट कराएंगे तो हमारा जो प्लेसमेंट है वो हमारा सेंटर ऑफ पटेला पे होना चाहिए, फल्क्रम का प्लेसमेंट। एंड उसके बाद हम फोकस करते हैं स्टेबल आर्म पे। तो जो स्टेबल आर्म होती है वो हमारे पैरेलल होती है हमारे फ्लोर के, एंड जो हमारी मूवल आर्म होती है वो हमारे पैरेलल होती है टिबिया बोन के। ओके, तो यहाँ पे जो रेंज आती है वो 0 to 45 डिग्री एंगल के बीच में रेंज आती है। एंड नेक्स्ट हम समझते हैं हिप एक्सटर्नल रोटेशन। तो जब एक्सटर्नल रोटेशन कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ लगेगा कि ये इंटरनल रोटेट हो रहा है, बट हमें क्या फोकस करना है कि हम हिप जॉइंट का मूवमेंट्स करा रहे हैं, ना कि हम नी जॉइंट का मूवमेंट्स करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें जो प्लेसमेंट करना है गोडियोमीटर का वो हमारे सेंटर ऑफ द पटेला पे फुलक्रम का प्लेसमेंट करेंगे। और हमारी जो स्टेबल आर्म होगी वो हमारे पैरेलल होगी फ्लोर के, एंड जो हमारी मूवल आर्म होगी वो हमारे पैरेलल होगी टिबिया बोन के। तो इसकी जो रेंज होती है वो इंटरनल रोटेशन के कंपैरिजन में कम आती है, 0 to 30 डिग्री एंगल के बीच में ही इसकी रेंज आती है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं नी जॉइंट के मूवमेंट्स। तो नी जॉइंट पे टू टाइप के, तो जो नी जॉइंट का जो मूवमेंट्स होते हैं टू टाइप से होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट। तो जो मूवमेंट्स होते हैं वो हम प्रोन पोजीशन में कराते हैं। तो प्रोन पोजीशन में जब भी हम मूवमेंट्स कराएंगे तो वहाँ पे आपको एक पिलो का हेल्प लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम जब क्योंकि हमें जो फोकस करना है नी जॉइंट पे करना है, यदि आप पिलो का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका हिप फ्लेक्शन मूवमेंट्स हो जाएगा। बट हमें क्या कराना है कि नी जॉइंट का मूवमेंट्स कराना है, इसलिए आप यहाँ पे पिलो का यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी करना होगा। जब स्टेबलाइज करेंगे तो एक्चुअल में नी जॉइंट का ही मूवमेंट्स होगा। क्या होता है इसके साथ एक ट्रिक मूवमेंट्स भी हो जाता है, वो हमारे हिप फ्लेक्शन का मूवमेंट्स होता है। तो इसे अवॉइड करना है ट्रिक मूवमेंट्स को, फोकस करना है ओनली नी जॉइंट के फ्लेक्शन मूवमेंट्स पर। तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 135 डिग्री एंगल और 145 डिग्री एंगल के बीच में आती है। तो हमें जो फुलक्रम का प्लेसमेंट करना है वो लेटरल एपिकांडल ऑफ फीमर पे करना है, और जो हमारा मूवेबल आर्म होता है वो हमारे पैरेलल होता है टिबिया बोन के, एंड जो हमारा स्टेबल आर्म होता है वो हमारे पैरेलल होते हैं फीमर बोन के। ओके, अब हम नेक्स्ट समझते हैं हिप एक्सटेंशन मूवमेंट्स का। तो हिप एक्सटेंशन मूवमेंट्स भी कराएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक पिलो का यूज़ करना होगा, पिलो की हेल्प से ही आपको मूवमेंट्स कराना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब नी को एक्सटेंड कराना है तो हमारे जो फीमर है वहाँ पे आपको पिलो का प्लेस करना है, नहीं तो आपके यहाँ पे मूवमेंट जो होगा वो हिप जॉइंट पे मूवमेंट चला जाएगा या हमारे अंकल जॉइंट पे मूवमेंट चला जाएगा, जिससे कि क्विक मूवमेंट्स हो सकता है। तो इसलिए उसे अवॉइड करना है आपको। एंड जो प्लेसमेंट है वो हमारा सेम एज ए फ्लेक्शन मूवमेंट्स के लेटरल एपिकॉन्डल ऑफ फीमर पे हमें फुलक्रम का प्लेस करना है, एंड जो हमारे स्टेबल आर्म होती है वो पैरेलल होती है हमारे फीमर्स के, एंड जो हमारी मूवल आर्म होगी वो पैरेलल होगी हमारे टिबिया बोन के। ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम समझ डिस्कसिंग टू द एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट पे हमारे टू टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। तो जो डॉर्सी फ्लेक्शन होता है उसकी हम पोजिशनिंग चेंज कर सकते हैं, हम सिटिंग पोजिशन में भी करा सकते हैं और हम लाइन पोजिशन में भी करा सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं लाइन पोजिशन में। तो लाइन पोजिशन जब भी आप कराएंगे मूवमेंट्स तो वहाँ पे स्टार्टिंग पोजिशन जो होती है वो हमारी काउच पे हम करेंगे, तो वहाँ पे भी हमें एक पिलो का यूज़ करना होगा जस्ट अंडर टू द नी जॉइंट, एंड जो हमारा लेग और जो हमारा एंकल जॉइंट है उसे आपको फ्री कर रखना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले प्लेस कर देना है, जो हमारा फुलक्रम है वो प्लेसमेंट होगा लेटरल मैलुलस पे, एंड जो हमारी स्टेबल आर्म होती है वो जस्ट पैरेलल होगी हमारी टिबिया बोन के, एंड जो हमारी मूवल आर्म होगी वो हमारे पैरेलल होती है लेटरल सरफेस ऑफ द फुट और ए फिफ्थ मेटाटार्सल्स पे। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं एंडिंग पोजीशन जो होगी। हमने ये तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी, अब हम जब मूवमेंट्स कराएंगे तो उस टाइम क्या हमारी रेंज आएगी। जब एंडिंग पोजीशन जो आती है उसमें हम मूवमेंट्स कराते जाएंगे तो हमारे जो मूवल आर्म है वो मूव करेगा खुद के मूवमेंट्स डॉर्सी फ्लेक्शन के साथ,
और जो हमारी एक्चुअल रेंज है वो आ जाएगी। अब हम समझते हैं सिटिंग पोजीशन में कैसे डॉर्सिफ्लेक्शन का मूवमेंट्स करा के हम मेज़र कर सकते हैं। तो सिटिंग पोजीशन में आप किसी भी टेबल पे पेशेंट को सिट करा सकते हैं। उसके बाद आपको एयर में रखना है, फुट को डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए सरफेस के, ओनली हील हमारी कांटेक्ट में आनी चाहिए। उसके बाद आप डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट्स कराएंगे और जो हमारा प्लेसमेंट होता है गोनियोमीटर को, वो सेम प्लेसमेंट होगा जो कि हमारे सुपाइन पोजीशन में, लाइन पोजीशन में था। तो जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज 0 to 20 डिग्री एंगल के बीच में रेंज आती है पेशेंट की। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट होते हैं उनकी रेंज कम आती है इससे, और कुछ पेशेंट होते हैं उनकी रेंज ज़्यादा भी आ सकती है। और सारी बुकों में कुछ डिफरेंट डिफरेंट लिखा है, ये एक्चुअल नहीं है कि हरी बुकों में सेम ही आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट हम समझते हैं प्लांटर फ्लेक्चर। तो जो प्लांटर फ्लेक्चर मूवमेंट्स कराते हैं वो भी हम दो पोजिशन देख सकते हैं, लाइन पोजिशन और सुपाइन पोजिशन। सॉरी, लाइन पोजीशन और हम सिटिंग पोजीशन में देख सकते हैं। तो जो लाइन पोजीशन में कराएंगे वो भी हमारे टेबल पे होगा, टेबल का सपोर्ट रहेगा पेशेंट को। तो वहाँ पे जब प्लांटर फ्लेक्शन का मूवमेंट्स कराएंगे तो जो गोनियोमीटर का प्लेसमेंट होता है वो सेम प्लेसमेंट होगा जो कि डॉर्सिफ्लेक्शन में था। तो डॉर्सिफ्लेक्शन में जो था वही सेम हमारा प्लांटर फ्लेक्शन में, मीन्स लेटरल मैनुलस पे हमारा फुलक्रम का प्लेसमेंट होगा। और हमारा जो स्टेबल आर्म है वो पैरेलल होगा टिबिया के, एंड जो हमारा मूवल आर्म होगा वो पैरेलल होगा हमारे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट और हमारे फिफ्थ जो एमसीपी में फिफ्थ जो मेटाटार्सल जॉइंट होता है वहाँ पे। सिटिंग पोजीशन में सेम एज हम करेंगे, वहाँ पे हमें फ्री रखना है एयर में, जो अपने फुट को डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं लाना है ग्राउंड से, जिसकी कोई भी एरर ना आए मूवमेंट्स कराने में। तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 30 डिग्री और 40 डिग्री एंगल के बीच में आती है। तो इसकी जो रेंज होती है डॉर्सिफ्लेक्शन की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा मूवमेंट्स है जॉइंट, सब टालर जॉइंट पे, जो कि 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, इन्वर्जन और ईवर्जन मूवमेंट्स। तो जो इन्वर्जन और ईवर्जन मूवमेंट्स होते हैं वो भी हम 2 टाइप से कराते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी करा सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में भी करा सकते हैं। तो सिटिंग पोजीशन में जो हम कराएंगे, टेबल पे पेशेंट को सिट करेंगे, उसके बाद हम मेज़र करेंगे। तो आपको जो मेज़रमेंट करना है, जब पेशेंट से बोलना है कि आपको ईवर्जन करना है, मीन्स बाहर की ओर आपको पैर को ले जाना है, तो जो हमारे गोनीमीटर का प्लेसमेंट होगा वो हमारे जो जो मैनुलाई होता है, मीन्स लेटरल मैनुलाई और मीडियल मैनुलाई, उन दोनों के बीच में हमें प्लेसमेंट करना है गोनियोमीटर का। एंड जो हमारी स्टेबल आर्म होगी वो जस्ट पैरेलल होगी हमारे टिबिया बोन के, एंड जो हमारी मूवल आर्म होगी वो हमारे पैरेलल होगी हमारे जो मिडिल मीन्स सेकंड मेटाटार्सल जॉइंट होता है वहाँ पे आएगी। तो ये हमारा ई वर्जन हो गया। अब हम जब इसे स्टैंडिंग पोजीशन में कराते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फुटप्रिंट कर लेते हैं, मीन्स कुछ पॉइंट रख देंगे अंडर द हील, हम एक पॉइंट कर देंगे और फिर हम मेज़र करते हैं टो और अपने सेकंड मेटाटार्सल से, और उसके बाद हम वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके मेज़र कर लेते हैं कि कितना रेंज है। इन्वर्जन मूवमेंट्स क्या करेंगे कि हम पेशेंट को इन्वर्जनली अंदर की ओर बोलेंगे कि अंदर की ओर मूवमेंट्स करना है। तो उसके बाद हम जो प्लेसमेंट करेंगे सेम एज ए ईवर्जन का। तो इनकी जो रेंज होती है थोड़ा सा वेरी करती है पेशेंट के मूवमेंट्स पे। तो इन्वर्जन की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है ई वर्जन में, क्योंकि ई वर्जन में रिस्ट्रिक्शन आता है, इन्वर्जन ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम प्लेसमेंट है, बिटवीन टू द मैनुलाई हमें प्लेसमेंट करना है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल हो गया अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द गोनीमीटर। आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकली भी हम इसे अच्छे से समझा सकें। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और ये आपके लिए होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।